देखिए यहाँ पर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। अंग्रेजों की पंजाब विजय के संदर्भ में विचार कीजिए। यानी पंजाब की बात हो रही है, पंजाब विजय की बात हो रही है। 1845 ईस्वी में पहला अंग्रेज सिख युद्ध शुरू हुआ और खालसा की हार के साथ युद्ध समाप्त हुआ। ये सही है। पंजाब पर जिस समय अंग्रेजों का कब्जा हुआ उस समय डलहौजी गवर्नर जनरल था। यह भी सही है। आइए, 1848 ईस्वी में पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ कई विद्रोह हुए और उसके बाद दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध हुआ। यह भी सही है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3 सही है। तो 1, 2 और 3 है, नहीं है ना? तो इसका सही आंसर डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखते हैं कि प्रथम सिख युद्ध की जब हम बात करते हैं तो प्रथम सिख युद्ध का समय माना जाता है 1845 से 1846 में। प्रथम सिख युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों को पराजित करके लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे एक संधि करने के लिए बाध्य किया, जिसे हम लाहौर की संधि के नाम जानते हैं। इस प्रकार प्रथम सिख युद्ध का अंत लाहौर की संधि के तहत हुई थी। द्वितीय सिख युद्ध का समय माना जाता है 1848 से 1849 ईस्वी। द्वितीय सिख युद्ध में अंग्रेजों ने पुनः सिखों को पराजित किया। आगे बढ़कर लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। अब देखें यहाँ पर प्रथम सिख युद्ध, प्रथम सिख युद्ध, प्रथम सिख युद्ध, प्रथम सिख युद्ध का समय माना जाता है 1845 से 1846 ईस्वी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों को पराजित करके लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे एक संधि करने के लिए बाध्य किया था। उसे हम लाहौर की संधि के नाम से, लाहौर की संधि के नाम से, संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि 1846 ईस्वी में 1846 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय सिख युद्ध का समय माना जाता है
1848 से 1849 ईस्वी, इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों को पुनः पराजित किया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में, लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। अब देखो यहां पर क्या है, यहां देखिए प्रथम सिख युद्ध की जब हम बात करते हैं, प्रथम सिख युद्ध का समय माना जाता है 1845 से 1846 ईस्वी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों को पराजित करके लाहौर पर अधिकार कर लिया और उसे एक संधि करने के लिए बाध्य किया था, जिसका नाम लाहौर की संधि था। इस संधि के, जिसे हम लाहौर की संधि के नाम से जानते हैं, यह संधि 1846 ईस्वी में हुई थी। 1846 ईस्वी में हुई थी। द्वितीय सिख युद्ध का समय माना जाता है 1848-1849 ईस्वी। इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों को पुनः पराजित किया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। यहां देखिए, ब्रिटिश भारत में सिविल सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, सिविल सर्विसेज की स्थापना का वास्तविक श्रेय कर्नवालिस को जाता है। ठीक है, सिविल सर्विसेज में प्रवेश पाए तरुणों को शिक्षा देने के लिए 1801 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की शुरुआत हुई। ये सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन किया था? तो लॉर्ड बेलेजली ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया था कौन? लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली ने किया था। सिविल सर्विस की स्थापना से ही हमें नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। और इसका सही आंसर क्या हो जाता है? और इसका सही आंसर आ जाता है क्या चीज़? अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि 72 की जब हम बात करते हैं तो 72 की बात करते हैं क्या कि सिविल सर्विसेज की स्थापना से ही इसमें नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की। नहीं, ऐसा नहीं। ब्रिटिश भारत में सिविल सर्विसेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिविल सर्विसेज की स्थापना का वास्तविक श्रेय लॉर्ड कर्नवालिस जाता है। सिविल सर्विसेज में प्रवेश पाए तरुणों को शिक्षा देने के लिए 1801 ईस्वी में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। और यह फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कौन किया था? तो लॉर्ड बेलेजली। और 1 और 2 सही है, तो इसका सही आंसर देना है ए। अब हम देखते क्या है कि भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत सर्वप्रथम 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय से प्रारंभ हुआ था। हम देखते हैं कि भारत में लॉर्ड कर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है।
जनक कहा जाता है, जनक कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ लॉर्ड डलहौजी के समय से 1853 ईस्वी में 1853 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत में सिविल सर्विस पास करने वाले भारत में सिविल सेवा पास करने वाला पहला व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। यह 1863 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा पास किया था। यह रवीन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। टैगोर के बड़े भाई थे। अब देखो क्या है यहां पर, भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभ हो लॉर्ड डलहौजी के समय से 1853 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। भारत में सिविल सेवा पास करने वाला पहला व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। यह 1863 ईस्वी में सिविल सेवा परीक्षा पास किया था। यह रवीन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। आइए यहाँ पर देखना है, प्रार्थना समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखें, 1867 ईस्वी में मुंबई में इसकी स्थापना की गई, सही है। इसके समर्थकों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, ये गलत है। प्रार्थना समाज के नेता ब्रह्म समाज से प्रभावित थे, यह सही है। तो एक और उपयुक्त कौन सा कथन सही है? तो 1 और 3 सही है। तो 1 और 3 कौन हो जाता है? सी हो जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 से मुंबई में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं चंद्रावरकर ने किया था। देखिए यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। प्रार्थना समाज के स्थान 1867 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। प्रार्थना
समाज की स्थापना, समाज की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे, गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं चंद्रावरकर ने किया था, एवं चंद्रावरकर ने किया था, चंद्रावरकर ने किया था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रार्थना समाज की बात करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब? 1867 ईस्वी में। कहाँ? मुंबई में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था? महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं चंद्रावरकर ने किया था, एवं चंद्रावरकर ने किया था। यहाँ पर देखिए, 20वीं शताब्दी के किसान और मजदूर आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1928 ईस्वी में वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली के किसानों के संघर्ष का नेतृत्व किया, सही है। 1936 से ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हुई थी, और ये भी सही है। नारायण मल्हार जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया था, यह भी सही है। और आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो ये जब तीनों सही हो जाता है तो 1 2 3, तो इसमें 1 2 3 है, नहीं है, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब हम देखते हैं यहाँ पर यह है कि बारदोली वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है। बारदोली के लगान वृद्धि के विरोध में बारदोली के 2 स्थानीय नेता कल्याण जी मेहता एवं कुंवर जी मेहता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली आने के लिए आमंत्रित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली की धरती पर 1928 ईस्वी में लगान वृद्धि के विरोध में जो आंदोलन प्रारंभ किया था, उसे हम बारदोली सत्याग्रह के नाम जानते हैं। बारदोली सत्याग्रह को बारदोली सत्याग्रह के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये सत्याग्रह बारदोली की धरती पर हुई थी। बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल का साथ उनकी एक बेटी ने दी थी, जिसका नाम था मणिबेन पटेल। बारदोली सत्याग्रह की सफलता से खुश होकर बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। वल्लभ भाई पटेल को इतिहास में हम लौह पुरुष एवं भारत के बिस्मार्क के नाम से भी जानते हैं, एवं भारत के बिस्मार्क के नाम से भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर बारदोली, बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह कब? 1928 ईस्वी में हुआ था। बारदोली कहाँ है? गुजरात में है। बारदोली सत्याग्रह क्यों हुआ था? लगान वृद्धि के विरोध में, लगान वृद्धि के विरोध में हुआ था। और लगान वृद्धि के विरोध में बारदोली सत्याग्रह कौन प्रारंभ किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रारंभ किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को इतिहास में क्या कहते हैं? लौह पुरुष, लौह पुरुष, भारत के बिस्मार्क। वल्लभ भाई पटेल को भारत के बिस्मार्क। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बारदोली गए तो 2 स्थानीय नेता के बुलाने पर, उस 2 स्थानीय नेता का नाम क्या था? उस 2 स्थानीय नेता का नाम था कल्याण जी मेहता एवं कुंवर जी मेहता। बारदोली सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल का साथ उनकी एक बेटी ने दी। उसका क्या नाम था? उसका नाम मणिबेन पटेल था। क्या नाम था? मणिबेन
पटेल। अब हम देखते हैं कि ऑल इंडिया, यहाँ देखिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना में नारायण मल्हार जोशी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला सम्मेलन 1920 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। अब यहाँ पर देखना है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, देखिए यहाँ पर ऑल इंडिया, ऑल इंडिया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में मुंबई में हुई थी, मुंबई में हुई थी। इसकी स्थापना में नारायण मल्हार जोशी एवं लाला लाजपत राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला सम्मेलन 1920 ईस्वी में मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने किया था। अब यहां पर देखिए क्या है, बारदोली सत्याग्रह की बात करते हैं। बारदोली सत्याग्रह कब से? 1928 में। कहाँ हुआ था? गुजरात। किसके? लगान बिरधी के विरोध में हुआ था और इसका नेतृत्व कौन किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को इतिहास में क्या कहते हैं? लौह पुरुष एवं भारत के बिस्मार्क। वल्लभ भाई पटेल किसके बुलाने पर बारदोली गए थे? तो किसके? कल्याण जी मेहता एवं कुंवर जी मेहता के बुलाने पर गए थे। अब यहाँ पर देखिए कि बारदोली सत्याग्रह वल्लभ भाई पटेल का साथ कौन दिया था? मणिबेन पटेल। अब देखो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब? 1920 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। इसकी स्थापना कौन किया था? नारायण मल्हार जोशी एवं लाला लाजपत राय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब देखना है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला सम्मेलन 1920 ईस्वी में मुंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय को हम पंजाब के शेर के नाम जानते हैं और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी, अनहैप्पी इंडिया। अब देखिए यहाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया और यह सही है। यह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लॉर्ड माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया, सही है।
तो यहाँ पर वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नहीं मानती थी। इसलिए यह क्या हो जाता है, ए सही है परंतु आर गलत है। इसका सही आंसर सी होगा। याद रखना, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को कौन मानता था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए यहां पर द्विराष्ट्र के सिद्धांत को लॉर्ड माउंटबेटन मानता था। तभी तो भारत एवं तभी तो माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान का निर्माण हुआ। यहां पर देखिए क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन योजना क्या है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत को लॉर्ड माउंटबेटन योजना मानता था, तभी तो लॉर्ड माउंट योजना के तहत पाकिस्तान का निर्माण हुआ। कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्विराष्ट्र के सिद्धांत को नहीं मानता था। इस कथन में बात हो रही किसकी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इसलिए ए सही है और आर गलत है। यहां पर देखिए आप, पलासी युद्ध के प्रमुख कारण थे कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। सही है। कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनियों द्वारा भारी कर लगाना, ये गलत है। सिराजदौला द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा करना, यह भी सही है। तो पूछ रहा है प्रमुख कारण, तो 1 और 3, और 1 और 3 इसमें है नहीं। इसका सही उपर्युक्त में से एक से अधिक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 की जब हम बात करेंगे तो आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76, पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध की बात करते हैं तो कई बार इसको बताए हुए हैं, लेकिन कई बार बताएं फिर भी ये क्या होता है, आसान चीज़ ही एग्जाम में गलत हो जाता है, जिसके कारण मेरा रिजल्ट रुकता है। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। पलासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। पलासी के युद्ध में सिराजदौला के हार का मुख्य कारण माना जाता है उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। तो पलासी के युद्ध में अंग्रेज की जीत का मुख्य कारण माना जाता है क्लाइव की कूटनीति। अब देखें यहाँ पर पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध समय कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी। पलासी के युद्ध में सिराजदौला के हार का मुख्य कारण माना जाता है, उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। पलासी के युद्ध में क्लाइव के हार का
मुख्य कारण माना जाता है। माना जाता है प्लासी के युद्ध में क्लाइव के हार का मुख्य कारण माना जाता है। प्लासी के युद्ध में क्लाइव के जीत का मुख्य कारण माना जाता है। क्लाइव के जीत का मुख्य कारण माना जाता है। जीत का मुख्य कारण माना जाता है क्लाइव की कूटनीति। क्लाइव की कूटनीति। अब देखिए यहाँ पर प्लासी का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। अब देखिए यहाँ पर, और सिराजदौला के प्लासी के युद्ध में सिराजदौला के हार का मुख्य कारण क्या है माना जाता है? तो उसके सेनापति मीर जाफर की गद्दारी। अब देखें प्लासी के युद्ध में क्लाइव के जीत का मुख्य कारण माना जाता है क्या? तो क्लाइव की कूटनीति। अंग्रेज की जीत का मुख्य कारण मानता है क्लाइव की कूटनीति। प्लासी के युद्ध में क्लाइव यानी अंग्रेज की जीत का कारण क्या था? प्लासी के युद्ध में क्लाइव की जीत का मुख्य कारण माना जाता है क्लाइव की कूटी, अर्थात अंग्रेज की जीत का कारण क्लाइव की कूटनीति। अब आइए यहाँ, भारत में स्तंभदारी अस्थाई बंदोबस्त का आरंभ किन प्रांतों से किया गया है? तो किन प्रांतों से किया गया? 23 बताना है। 23 बताना है, कहाँ से किया गया है? 23 बताइए। बंगाल और बिहार से। बंगाल और बिहार से। और प्रारंभ किन प्रांतों से किया गया प्रारंभ? अब देखिए यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा की जब हम बात करते हैं तो अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा की शुरुआत 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और इस प्रथा के तहत जमीन का मालिक जमींदार को माना गया था। अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा को हम जमींदारी प्रथा, सूर्यास्त कानून, स्तंभदारी प्रथा एवं परमानेंट सेटलमेंट के नाम जानते हैं। अब देखें यहाँ पर अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा की बात करते हैं। अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा का प्रारंभ कब? 1793 ईस्वी में। कौन किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस किया था। और इसके तहत जमीन का मालिक किसको माना गया? जमीन का मालिक जमींदार को माना गया। जमींदार को माना गया था। और अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा को क्या कहते हैं? इसे हम जमींदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा, सूर्यास्त कानून, स्तंभदारी प्रथा एवं परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। अब यहां पर क्या है? अस्थाई बंदोबस्ती प्रथा का प्रारंभ कब हुआ? 1793 ईस्वी में। कौन किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके तहत क्या हुआ था? जमीन का मालिक किसको? जमींदार को माना गया। और इस प्रथा को क्या कहा गया? जमींदारी प्रथा, सूर्यास्त कानून, स्तंभदारी प्रथा एवं परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा?
किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा? ब्रिटिश सरकार, नंबर 2 ईसाई धर्म प्रचारक, नंबर 3 प्रबुद्ध भारतीय। ये कौन था? 1 2 3। तो 1 2 3 इसमें है नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 79 नंबर, 79 नंबर बनाए। यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो यह किसने किया था? हेनरी विवियन डेराजियो। यंग बंगाल आंदोलन प्रारंभ हेनरी विवियन डेराजियो ने किया था। और याद रखना है, हेनरी विवियन डेराजियो, हेनरी विवियन डेराजियो ने बंगाल की धरती पर जिस आंदोलन की शुरुआत की, इसे हम यंग बंगाल आंदोलन के नाम जानते हैं। इसे यंग बंगाल आंदोलन इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी सोच एकदम युवा थी, एकदम ताज़ा थी। यंग बंगाल आंदोलन के तहत हेनरी विवियन डेराजियो ने सर्वप्रथम प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया था और इसके तहत उन्होंने जमींदारों के शोषण से रैयतों की रक्षा की बात की। तो यह भी इस बात पर भी बल दिया जितने भी भारत में महत्वपूर्ण पद हैं सभी पर भारतीयों की नियुक्ति किया जाए। हम देखते हैं हेनरी विलियम डेराजियो का जन्म भारतीय पुर्तगाली परिवार में हुआ था। इस प्रकार यह एंग्लो इंडियन थे। यह अपने क्रांतिकारी विचार के कारण 1831 में इन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ी। यह कलकत्ता स्थित हिंदू विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी थे। अब हम देखते हैं कि हेनरी विवियन डेराजियो फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे और इन्होंने, हेनरी विवियन डेराजियो ने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन किया था और इन्होंने बंगहित सभा एवं डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी। अब देखें यहाँ पर हम देखते हैं हेनरी विवियन डेराजियो। हेनरी विवियन डेराजियो की बात करते हैं। हेनरी विवियन, हेनरी विवियन डेरोजियो, डेरोजियो ने बंगाल की धरती पर जिस आंदोलन की शुरुआत की उसे हम यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन के तहत उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के शोषण से रैयतों की रक्षा की बात की एवं सभी महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों की नियुक्ति पर बल दिया था। हेनरी विवियन डेराजियो यह एंग्लो इंडियन थे। इनका जन्म
इनका जन्म भारतीय पुर्तगाली परिवार में हुआ था। यह कलकत्ता स्थित हिंदू कॉलेज अध्यापक थे, लेकिन क्रांतिकारी विचारधारा के कारण उन्हें नौकरी खोनी पड़ी। यह फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित थे। इन्होंने बंगहित सभा एवं डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। ये थे समाज सेवक ज्योतिबा फुले 1873 ईस्वी में मुंबई 1877 में क्या सत्य शोधक समाज की स्थापना, गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना, गुलामगिरी नामक पुस्तक की रचना की। अब देखो, हेनरी बिबियन डेराजियो ने बंगाल की धरती पर जिस आंदोलन की शुरुआत की उसे हम यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जानते हैं। इस आंदोलन के तहत उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के शोषण से रैयतों की रक्षा की बात की एवं सभी महत्वपूर्ण पदों पर भारतीयों की नियुक्ति पर बल दिया था। यह एंग्लो इंडियन थे। इनका जन्म भारतीय पुर्तगाली परिवार में हुआ था। यह कलकत्ता स्थित हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे, लेकिन क्रांतिकारी विचारधारा के कारण उन्हें नौकरी खोनी पड़ी। यह फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने बंगहित सभा एवं डिबेटिंग क्लब की स्थापना की। आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 80। $1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो बड़ा सुंदर क्वेश्चन दे दिया है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था कारतूस युद्ध घटना। कारतूस गोली को कहा गया और जिसमें गाय एवं सुगर की चर्बी मिली हुई थी। तो अंग्रेजी फौज में हिंदू भी शामिल थे तो मुसलमान भी सेना शामिल थे। पहले सेना को क्या था? पहले सेना को जो ब्राउन बेस राइफल दिया जाता था और इसके स्थान पर प्रयुक्त एनफील्ड राइफल दिया गया और इसमें गोली भरने से दांत से खींचना होता था। तो गोली में गाय और सुगर की चर्बी हुई थी। हिंदू जब दांत से खींचे थे, अरे
मुंह हम गाय का चर्बी ले रहे हैं और मुसलमान खींचे के शुगर ले रहे हैं, तो यह किसको ये तत्कालिक कारण कारतूस युद्ध घटना और गाय एवं चर्बी किसको प्रभावित कर, धर्म को प्रभावित कर रहा है। इसलिए सुंदर क्वेश्चन यहाँ हो जाए, ऑप्शन कौन सा, इसका आंसर यहाँ धार्मिक हो जा रहा है। याद रखिएगा इस बात को, ऑप्शन के अगर यहाँ पर रहता कारतूस युद्ध घटना तब आप मारते, तब यहाँ पर मारते कारतूस युद्ध घटना। याद समझे ना बात को। देखिए यहाँ पर 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण माना जाता है कारतूस युद्ध घटना। कारतूस युद्ध घटना जिसमें गाय एवं सूअर की चर्बी मिली हुई थी। याद रहेगा। आ गया पर औपनिवेशिक काल में अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। ठीक है, ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफे की संभावना के कारण आकर्षित हुए। सही है, कथन कारण भी सही, कथन सही व्याख्या इसका सही है ए। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या हो जाता है ए। अब यहां देखिए कि 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत में वेदांत दर्शन का प्रचार करना, सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना, इसका उद्देश्य था। और उन्होंने विवेकानंद 1896 नहीं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में, याद रखिएगा 1897 ईस्वी में। यहां देखिए क्या है, बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में निम्नलिखित में से किन समूहों की भागीदारी रही, तो महिला की रही और छात्र की रही। इसका आंसर 2 और 3, और 2 और 3 कौन हो जाता, ये हो जाता है। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को। लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय में 19 जुलाई 1905 ईस्वी हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। इस स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। अब देखें, लॉर्ड कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी। लेकिन बंगाल का विभाजन देखिए, बंगाल का विभाजन विधिवत रूप से 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में
1905 ईस्वी में विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इन्हें हम राष्ट्रगुरु के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम राष्ट्रगुरु के नाम से भी जानते हैं। अब यहां देखिए क्या है। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी, लेकिन बंगाल का विधिवत रूप से 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुई थी। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। इन्हें हम राष्ट्रगुरु के नाम से भी जानते। यहां देखिए, अब यहां पर क्या हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा था? और इसका लाला हरदयाल नहीं था। लाला होम रूल लीग की बात करते हैं तो याद रखना है कि होम रूल आंदोलन यूरोप में एक देश है जिसका नाम है आयरलैंड, और आयरलैंड के तर्ज पर भारत की धरती पर जो आंदोलन चलाई गई उसे हम होम रूल आंदोलन के नाम से जानते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन के 2 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना के बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना किया था। तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट अपने लीग का अध्यक्ष स्वयं थी, तो सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था। तो सचिव अब देखें यहां पर कौन यूरोप में कौन देश है? आयरलैंड के तर्ज पर भारत की धरती जो आंदोलन चलाया गया उसे हम कौन कहते हैं? होम रूल आंदोलन। और होम रूल आंदोलन के 2 प्रमुख नेता थे, कौन? बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में
होम रूल लीग की स्थापना की, होम रूल लीग की स्थापना की स्थापना की। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट अपने लीग का, अपने लीग का अध्यक्ष स्वयं थी, तो वहीं सचिव जॉर्ज अरुणडेल को बनाया गया था। बनाया गया था। अब देखिए लाला हरदयाल की बात करते हैं। तो लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 ईस्वी को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की और गदर पार्टी के सचिव लाला हरदयाल स्वयं थे, तो अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना को बनाया गया था। गदर का अर्थ होता है विद्रोह। गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था और यह पत्रिका हिंदी, उर्दू, गुजराती एवं गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित होता था। हम देखते क्या हैं, गदर पार्टी की जब हम बात करते हैं, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल गदर पार्टी के सचिव स्वयं थे, तो वहीं अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना को बनाया गया था। गदर का अर्थ होता है विद्रोह। गदर का अर्थ होता है विद्रोह। गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, उर्दू, गुजराती एवं गुरु लिपि में किया था, गुरुमुखी लिपि में किया था। गुरुमुखी लिपि में किया था। आइए, कहाँ से हैं आप? गदर पार्टी, हाँ, आइए यहाँ पर। देखिए यूरोप में एक देश है, क्या नाम है उसका? यहाँ पर यूरोप में एक देश है जिसका नाम क्या है? आयरलैंड। फास्ट कैसे कर दें, शॉर्ट कर दें, बताइए आप सबसे पूछ लीजिए। अगर सब तैयार हो जाए तो हम 2 मिनट में हम समाप्त कर देते हैं। सभी से बात कर लीजिए, ठीक है? तेजी से लिख कर बताइए।
2 मिनट में हम खट 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 कर देते, पूछ लिया जाए। ठीक, आइए यहां पर, ये बच्चों के लिए नहीं है, आप चल जाइए कहीं और। आइए कर देते हैं, आपको कर देते हैं, आप चल जाइए, आराम से चल जाना है। आइए यहाँ पर, आइए यहाँ पर, यूरोप में एक देश है जिसका नाम है क्या, आयरलैंड। और होम रूल आंदोलन की जब बात करते हैं तो यूरोप में एक देश है जिसका नाम है आयरलैंड। और आयरलैंड के तर्ज पर भारत की धरती पर जो आंदोलन चली, इसको हम कहते हैं क्या, तो होम रूल आंदोलन। भारत में होम रूल आंदोलन के कितने नेता थे, 2, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक ने कब, 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की। तो एनी बेसेंट सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट अपने लीग का अध्यक्ष स्वयं थे, तो वहीं सचिव जॉर्ज अरुणडेल को बनाया गया था। सचिव फास्ट आप लिख पाइएगा, लिख पाइएगा हमसे, हम फास्ट हो जाएंगे तो आप लिख पाइएगा। हमें क्या है, मेरी जुबान पर टोटल मेरे याद है, सारा चीज़ मेरे जुबान पर है। अगर हम फास्ट होकर बोलना शुरू करेंगे तो अगर आप में क्षमता है तो लिख लीजिए। आप चलिए यहाँ पर, गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को लाला हरदयाल ने किया था। लाला हरदयाल गदर पार्टी के सचिव स्वयं थे, तो वहीं अध्यक्ष सोहन सिंह भागना को बनाया गया था। गदर का अर्थ होता है विद्रोह, और गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। यह हिंदी, उर्दू, गुजराती एवं गुरुमुखी लिपि प्रकाशित किया गया था। आइए तनु जी, इसको भी कर लिए, ठीक है तनु जी। और आपकी गुजारिश को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा फास्ट हो जाते हैं, ठीक है। आइए चलिए कर देते हैं। आइए यहाँ पर, अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामी राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किस जन आंदोलन के दौरान किया गया था, तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। अब हम यहाँ देखते हैं स्वदेशी आंदोलन का समय क्या माना जाता है। स्वदेशी आंदोलन का समय माना जाता है 7 अगस्त 1905 ईस्वी, 7 अगस्त। और सहयोग आंदोलन का समय है 1920 से 1922 ईस्वी। स्वविनियोग आंदोलन का समय है 1930 से 1933 ईस्वी। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुराना राजवंश है। यहाँ पर सही आंसर है मौर्य राजवंश। मौर्य राजवंश की बात जब हम करते हैं तो मौर्य राजवंश की जब कहते हैं, मौर्य काल में सरकारी भूमि को, मौर्य काल में सरकारी भूमि को, मौर्य काल में सरकारी भूमि को क्या कहा जाता है। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, सीता भूमि। गुप्त काल में, गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था। सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था, चांदी के सिक्के को रुपयक या रूपक कहा जाता था। वर्धन राजवंश का पहला, वर्धन राजवंश की जब हम बात करते हैं, वर्धन राजवंश को हम पुष्यभूति राजवंश के नाम से भी जानते हैं, पुष्यभूति राजवंश के नाम से भी जानते हैं। आइए यहाँ पर, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाराजत्व जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। इनमें से कोई नहीं, इसका उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से। इसका उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से मिलता है। और इस आंसर को सुधार कर लेना, इस आंसर को सुधार करके ई कर देना है। आप यहाँ पर आइए, हम देखते हैं कि भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग निर्माण करवाया था, कौन करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। अब हम देखते हैं कि अशोक के दूसरे शिलालेख से पता चलता है कि उसने मनुष्यों में पशुओं के लिए राज्य के विभिन्न भागों में अलग अलग चिकित्सालय की स्थापना किया था। अब हम देखते हैं कि अशोक के कौन सा, तो अशोक के दूसरे शिलालेख, अशोक के दूसरे शिलालेख से, अशोक के दूसरे शिलालेख से पता चलता है कि इसने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए, इसने मनुष्यों
इसने मनुष्यों एवं पशुओं के लिए राज्य के विभिन्न भागों में अलग अलग चिकित्सालय की स्थापना की थी, यानी हॉस्पिटल की स्थापना की थी। यहाँ पर देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हेमचंद्र की रचना परिशिष्ट प्रमाण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के जिस विधि के द्वारा अपने जीवन की समाप्ति की थी उसका नाम था संलेखना विधि। संलेखना विधि, और संलेखना विधि उसे कहते हैं जब जीवन को, शरीर को कष्ट देकर प्राण को त्यागना होता है। महावीर स्वामी की जब बात करते हैं, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में क्या कहा, क्या घर का त्याग किया था। तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी, 72 वर्ष की अवस्था में हुई थी। आते जाइए, याद है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे, तो चेदी राजवंश से है। और याद रखना है खारवेल की जब बात करते हैं तो कलिंग के खारवेल शासक के विषय में हमें जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। कौन, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख। इस प्रकार यह कलिंग कहाँ है, कलिंग उड़ीसा में स्थित है, कलिंग उड़ीसा में स्थित है। और खारवेल जिस राजवंश से संबंधित था वह नाम था चेदी राजवंश। और खारवेल किस धर्म को मानने वाला था, खारवेल जैन धर्म को मानने वाला था। किसको, जैन धर्म को मानने वाला था। यहाँ पर देखिए क्या है, इसको सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए में आइए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मदुरै, मदुरै। आइए यहाँ पर अब यहाँ पर हम इसको तेजी की ओर देखते हैं। अब यहाँ पर वेंकटेश्वर मंदिर की बात कर रहा है, तो वेंकटेश्वर मंदिर की जब बातें हो रही है तो वहाँ पर महाकाल मंदिर की बात हो रही है और बेलूर मठ की बात हो रही है। तो बेलूर मठ की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, बेलूर मठ की बात करते हैं तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो यह मदुरै में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है, यह तिरुमाल आंध्र प्रदेश में है। महाकाल मंदिर कहाँ है, तो उज्जैन में है। बेलूर मठ का हावड़ा में। इसका सही आंसर बी हो जाता है। आप यहाँ पाए वियतनाम के गृह युद्ध में भयानक पराजय किसकी हुई थी, तो इसकी किसकी हुई थी, तो अमेरिका को हुई थी। और अमेरिका की जब यह पराजय हुई थी इसका समय क्या है, और ये गृह युद्ध का समय है 1955 से लेकर 1955 से लेकर 1975 ईस्वी। और इसमें किसकी हार हुई थी, तो अमेरिका की हार हुई, अमेरिका। और याद रखना है, और इसमें जीत किसकी हुई, तो वियतनाम की, किसकी, वियतनाम की जीत हुई। इस जीत के साथ ही उत्तरी वियतनाम का एकीकरण हुआ, उत्तरी वियतनाम का एकीकरण हुआ था, उत्तरी वियतनाम का एकीकरण हुआ था। अब यहाँ पर हम देखेंगे द हिस्ट्री की बात करते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो इसका सही आंसर है फान बाओ चाओ। कौन लिखा था, तो फान बाओ चाओ ने लिखा था। तो यहाँ पर हो ची मिन की एक रचना है जिसका नाम है प्रिजन डायरी। क्या नाम है, प्रिजन डायरी, इसका नाम है प्रिजन डायरी। यहाँ पर है क्या कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में। सुएज नहर किसको जोड़ता है, लाल सागर को। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से जोड़ता है। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। यहाँ पर देखिए क्या है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। हम देखते हैं कि राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भविष्य में होने वाले युद्ध को रोकना था। राष्ट्र संघ को हम लीग ऑफ नेशंस की नाम जानते हैं। राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयास से हुआ था। हम देखते हैं 1946 ईस्वी में राष्ट्र संघ को भंग कर दिया गया और राष्ट्र संघ की सारी शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दी गई। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्र संघ की बात करते हैं। राष्ट्र संघ तन्नू जी ऐसे नहीं होता, सुनने से अच्छी बात है सुनना, और उससे भी अच्छी बात है सुनकर लिखना।
यहां पर कोई वेद व्यास नहीं बैठा हुआ है, यहां पर कोई वेद व्यास नहीं बैठा हुआ है। मेरे जगह आप खड़ी होंगे ना, आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं, जब मेरे जगह पर खड़ा होंगे तब आप एहसास करेंगे कि नहीं 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 नहीं, तब हमारी बात आपको याद आएगी। यहाँ पर सबको लेकर चलना होता है, एक को लेकर नहीं चलना होता है। हमें क्या लगेगा, हम 5 मिनट में पूरा डिस्कशन कर देंगे, आप कर लीजिएगा, लिखिएगा, लिख लीजिए, लिखना भी तो चाहिए, कुछ समझना भी चाहिए। हमें क्या लगेगा, 5 से 10 मिनट में हम गर्दा उठा देंगे। देखिए वो हमारे से नहीं, सामने वाला समझना चाहिए। मेरा कुछ न्यू स्टूडेंट होता है, कुछ मेरा पुराना स्टूडेंट होता है, और याद रखिए किसी भी, ये बीपीएससी के द्वारा एग्जाम है, इसे रिकैप्चुलेट करना होता है, जिसको मनन करने कहते हैं। अगर आप मनन नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। बस समझे, बस हमें कोई टोकता नहीं है, हमें कोई नहीं टोकता है। हमें टोक कर देखिए, हम साल भर का सिलेबस को हम मात्र 1 सप्ताह में समाप्त कर दें। हमें टोक कर देखिए ना, साल भर का सिलेबस हम मात्र 1 सप्ताह में समाप्त कर दें। आप टोक कर करके देखिए, साल भर का सिलेबस उतना ही पढ़ाएंगे, उसमें एक लाइन नहीं कटेगा, नहीं नहीं नहीं, उसमें एक लाइन नहीं छोड़ेंगे हम, लेकिन साल भर का सिलेबस हम 1 सप्ताह में पढ़ा देंगे, एक लाइन छूटेगा भी नहीं। तो सुनिए नहीं, इसमें बहुत कम लड़के होते हैं। डिस्कशन जब हम कराते हैं, हम सभी की बात करते हैं, मेरे जवान नॉर्मली बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी हम पढ़ाते हैं, इसमें बहुत कम स्टूडेंट हैं जो लिखते हैं। जो लिखते हैं जंग वही फतह करेगा, याद रखिए इस बात को। जो लिखता है, जो डिस्कशन में लिखता है, जंग वही फतह करेगा। और जो सिर्फ सुन रहा है वेद व्यास के तरह, वह 1 से 2 नंबर से फिर लटक जाएंगे। और एग्जाम में रिजल्ट किसी का रुकता कौन है, जानता हुआ प्रश्न गलत होने से ही रुकता है। तो जब उस प्रश्न जान ही रहे थे तो फिर गलत क्यों हो गई। जिस साधारण प्रश्न को हम लोग कहते जो इसको जानते हैं, एग्जाम में वही गलत हो जाता है। तो याद रखिए इस बात को। हमें क्या लगेगा, चल देवान आजा, आओ यार, राष्ट्र संघ, हमें कुछ लगेगा। राष्ट्र संघ, राष्ट्र संघ की स्थापना, राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। जेनेवा में स्थित है। राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयास से हुआ था। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य भविष्य में होने वाले
युद्धों को रोकना था। राष्ट्रसंघ को हम राष्ट्रसंघ को हम लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। 1946 ईस्वी में राष्ट्रसंघ को भंग कर दिया गया था। राष्ट्रसंघ की सारी शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दी गई। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आइए अब देखें यहां पर क्या है। राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में स्थित है। राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के प्रयास से हुआ था। राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य भविष्य में होने वाले युद्धों को रोकना था। राष्ट्र संघ को हम लीग ऑफ नेशंस के नाम से जानते हैं। 1946 ईस्वी में राष्ट्र संघ को भंग कर दिया गया था। राष्ट्र संघ की सारी शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ को दे दी गई। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में हुई थी। आ जाओ यहाँ पर आइए। कारखानों प्रबंधकों ने बाल श्रम को भविष्य के कारखानों को काम के लिए प्रशिक्षण माना, क्योंकि कारखाने के अलावा कोई अन्य काम उपलब्ध नहीं था। यह मजदूर वर्ग की दक्षता को सीमित करने की ब्रिटिश सरकार की साजिश थी। और इसका सही आंसर बी हो जाता है। सही आंसर बी होगा। उन्हीं उद्योग में महिलाओं में स्पिनिंग जेनी की शुरुआत पर हमला किया, क्योंकि
बेरोजगारी के डर ने महिला श्रमिकों को नए परिचय की ओर अग्रसर किया। महिलाओं को पता नहीं था कि मशीन कैसे काम करती है। महिलाएं हाथ से ज़्यादा कटाई पर निर्भर थी। और इसका सही आंसर क्या हो जाता है कि डी। मतलब क्या होता था, ऊनी उद्योग हाथ से बुन, महिलाएं मजदूर हाथ से बुनकर काम करती थी, हाथ से बुनकर। तो हाथ से बुनने का काम करती थी। जब मशीन आ गया तो इनकी आवश्यकता समाप्त हो गई। ये 1 घंटा में 5 कपड़ा बुनेगी और मशीन 1 घंटा में हजारों कपड़ा बना देगा। तो इससे नाराज होकर और ये लोग जितने थे और मशीन पर आक्रमण किया था। आइए, वर्साय संधि का सबसे ज्यादा असर किस देश पर पड़ा था? जर्मनी पर। और ये वर्साय की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 ईस्वी को। और ये संधि जर्मनी की धरती के साथ हुई थी। और ये वर्साय की संधि के तहत ही प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। और कहा जाता है कि वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीच छिपे हुए थे। अब देखें यहाँ पर वर्साय की संधि, वर्साय की संधि, संधि 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। हुई थी किस देश के साथ हुई थी? जर्मनी के साथ। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति, समाप्ति वर्साय की संधि के तहत हुई थी। वर्साय की संधि के तहत हुई थी, तहत हुई थी, हुई थी। कहा जाता है, कहा जाता है वर्साय, कहा जाता है वर्साय की संधि में ही, की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के, द्वितीय विश्व युद्ध के, विश्व युद्ध के बीज छिपे थे। आइए फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? और किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश, बुर्बो राजवंश। यानी इंग्लैंड की जब बात करते हैं, बर्किंघम प्लेस क्या है? ब्रिटेन, बर्किंघम प्लेस क्या है? ब्रिटेन की महारानी का निवास स्थान, बर्किंघम प्लेस। ये ब्रिटेन की महारानी का निवास स्थान है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है। हम देखते हैं कि वर्साय की संधि कब हुई थी? 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी। किस देश के साथ? जर्मनी के साथ। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति किस वर्साय की संधि के तहत हुई थी? और कहा जाता है कि वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध के बीच छिपे हुए थे। आइए यहाँ पर देखिए क्या बात है। हाँ, सभी के लिए क्यों नहीं, 6 to 8 के लिए भी है, जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके लिए भी है, जिसका हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसके लिए है, चाहे वो किसी भी क्लास का क्यों ना हो। अब यहां देखिए, राष्ट्र संघ का जन्मदाता किसको माना जाता है? अभी हम बताए हैं वुडरो विल्सन। ये कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्रपति। जॉन लॉर्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। जॉर्ज क्लीमेंसु कौन है? फ्रांस के प्रधानमंत्री, फ्रांस के प्रधानमंत्री। आइए
लुसीतानिया नामक जहाज किस देश का है? और ये ब्रिटेन का है। इस जहाज को किसने डुबाया? तो जर्मनी ने डुबाया, जिसके कारण अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का मुख्य कारण माना जाता है कि ब्रिटेन के जहाज लुसीतानिया को जर्मनी द्वारा डुबाया जाना, जिसके कारण अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। ठीक है। और यह भी बताएं द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का मुख्य कारण था जापान द्वारा अमेरिका के बंदरगाह एवं नौसैनिक अड्डा पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया जाना। ये दोनों बात याद रखना, हम एक लिख ही देते हैं। देखो यहां पर प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का मुख्य कारण माना जाता है जर्मनी द्वारा ब्रिटेन के जहाज लुसीतानिया को डुबाया समुद्र में डुबाया जाना। अब देखें द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का मुख्य कारण माना जाता है 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया जाना। पर्ल हार्बर क्या है? पर्ल हार्बर अमेरिका के नौसैनिक अड्डा होने के साथ बंदरगाह भी था। आइए यहाँ पर, यानी दोनों को एक जगह लिख ही लीजिए, इसे भूलना नहीं है। देखो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का मुख्य कारण माना जाता है जर्मनी द्वारा ब्रिटेन के जहाज लुसीतानिया को डुबाया जाना। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का मुख्य कारण माना जाता है 7 दिसंबर 1941 को जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया जाना। पर्ल हार्बर अमेरिका के नौसैनिक अड्डा होने के साथ साथ बंदरगाह भी था। आइए हाँ, जापान को पहले क्या कहा जाता? निप्पन। इसका अर्थ होता है उगते हुए सूरज का देश। जर्मनी के
एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो बिस्मार्क को। किसको जाता है? बिस्मार्क को। और बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण के लिए किस नीति का प्रतिपादन किया? रक्त एवं लौह। रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति को हम क्या कहते हैं? इसे हम कठोरता की नीति के नाम से भी जानते हैं। यहाँ देखिए, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? तो 5 कोड थे। और नेपोलियन कोड प्रकाश में कब आया था? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन कहाँ का था? फ्रांस का था। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन को क्या कहते हैं? मैन ऑफ डेस्टिनी। नेपोलियन को हम मैन ऑफ डेस्टिनी, मैन ऑफ डेस्टिनी एवं लिटिल कारपोरल के नाम से भी जानते हैं। मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में कब हराया था? 1815 ईस्वी में। वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध। और नेपोलियन को पकड़कर कहां भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप। सेंट हेलेना द्वीप। और ये द्वीप कहां है? बेल्जियम में। बेल्जियम में। अब ये क्या हो जाता है यहां पर? नेपोलियन में की जब हम बात करते हैं तो नेपोलियन को प्रकाश में कब? 1804। नेपोलियन कहाँ का? फ्रांस का। सम्राट कब बना? 1804। क्या कहते हैं नेपोलियन को? मैन ऑफ डेस्टिनी एवं लिटिल कारपोरल के नाम जानते हैं। वाटरलू का युद्ध कब हुआ? 1815 ईस्वी में। इसमें मित्र राष्ट्रों ने नेपोलियन को पराजित करके कहाँ भेज दिया गया? तो सेंट हेलेना द्वीप। और ये द्वीप कहाँ? बेल्जियम में, जहाँ पर नेपोलियन की मौत हुई। अब देखें, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र। और 1830 की क्रांति को फ्रांस में हम क्या कहते हैं? जुलाई क्रांति। जुलाई क्रांति। इस क्रांति के तहत फ्रांस के किस सम्राट को हटाया गया? फ्रांस के सम्राट चार्ल्स 10 को। 10 को हटाकर लुई फिलिप को गद्दी पर बैठाया गया। गद्दी पर बैठाया गया। याद रखिएगा, पूछेगा कि फ्रांस की धरती पर जुलाई क्रांति, फ्रांस की धरती पर 1830 ईस्वी में जो क्रांति हुई, इसको क्या कहते हैं? इसे जुलाई क्रांति कहते हैं। इस क्रांति के तहत क्या होता? फ्रांस के सम्राट कौन था? तो लुई चार्ल्स 10। इसको हटाकर किसको गद्दी बैठाया गया? लुई फिलिप को गद्दी बैठाया गया था। अब देखिए, अमेरिकी क्रांति का कारण क्या था? इंग्लैंड सरकार को उपनिवेश में भारी आक्रमण। गलत, ये नहीं। 9 परिवहन सिद्धांत का लागू नहीं। उदारवादी शासन नहीं। इनमें से कोई नहीं। अमेरिकी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या माना जाता है? 1773 ईस्वी में होने वाली बोस्टन टी पार्टी घटना। अमेरिकी क्रांति समय नारा दिया गया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। जिस समय अमेरिकी क्रांति हुई थी, उस समय ब्रिटेन का अमेरिका में 13 उपनिवेश थे और 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा हुई 4 जुलाई 1776 ईस्वी को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का समय माना जाता है 1775 से 1783। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अंत जिस संधि के तहत हुई, उसे हम पेरिस की संधि के नाम जानते हैं। यह संधि 1783 ईस्वी में हुई थी। अब देखिए यहाँ पर अमेरिकी क्रांति का समय, अमेरिकी क्रांति क्या है?
1775 से 1783 ईस्वी। 1783 ईस्वी। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहा जाता था? रेड इंडियन। रेड इंडियन। अमेरिकी क्रांति के समय नारा क्या दिया गया था? कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो, प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समय अमेरिका में ब्रिटेन के कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश। 13 उपनिवेश को आजादी की घोषणा कब हुई थी? आजादी की घोषणा 4 जुलाई 1776 ईस्वी। तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण 1773 में बोस्टन टी पार्टी घटना। टी पार्टी की घटना, बोस्टन टी पार्टी की घटना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। वाशिंगटन। अब देखें यहां पर अमेरिकी क्रांति का समय क्या है? 1775 1783 ईस्वी। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम क्या नारा दिया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता समय अमेरिका में कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। और इसके 13 उपनिवेश को आज़ादी की घोषणा कब की गई? 4 जुलाई 1776। तत्कालिक कारण क्या था? 1773 ईस्वी में होने वाली बोस्टन टी पार्टी की घटना। बोस्टन टी पार्टी की घटना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। आइए, अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? स्पेन। कौन? स्पेन। स्पेन की बात करते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान को किस नाम जाना जाता था? पीत आतंक। पीत आतंक। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की धरती पर कौन सी क्रांति हुई थी? गौरवपूर्ण क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति को हम किस नाम जानते हैं? इसे हम रक्तहीन क्रांति, रक्तहीन क्रांति के नाम जानते हैं। और रक्तहीन क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि इस क्रांति के तरह किसी प्रकार का खून खराबा नहीं हुआ था। और रक्तहीन क्रांति इंग्लैंड के सम्राट जेम्स द्वितीय के समय में हुई थी। जेम्स द्वितीय। जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति को परित्याग कर कौन सी नीति अपने? ब्लू पॉलिसी। उद्देश्य क्या था? यूरोपीय राष्ट्रों के बीच, यूरोपीय राष्ट्रों के बीच, यूरोपीय राष्ट्रों के साथ आपसी तालमेल स्थापित करना। तालमेल स्थापित करना। आयरन क्रॉस कहाँ का? तो जर्मनी की वीरता पुरस्कार था। और किस सैन्य पुरस्कार? सैन्य पुरस्कार था। युद्ध में वीरता दिखाने वाले को दिया जाता था। निम्न में से कौन प्रथम विश्व युद्ध मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? कौन नहीं था?
तो जर्मनी नहीं था, जर्मनी नहीं था। फ्रांस के सम्राट लुई 16वां को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। इंग्लैंड की धरती पर हम क्या कहते हैं? इंग्लैंड की जब हम बात करते हैं, गुलाबों का युद्ध, गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड की धरती पर हुई थी, इंग्लैंड की धरती पर हुई थी। कलम के सिपाही राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ? मुजफ्फरपुर। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर। और मुजफ्फरपुर के कहाँ? तब मुजफ्फरपुर के बेनीपुर में हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ गया राम वृक्ष बेनीपुरी। भागलपुर को क्या? सिल्क शहर, सिल्क शहर। मुंगेर की बात करते हैं तो मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी बदलकर मुंगेर कौन ले गया था? मीर कासिम। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से बदलकर मुंगेर ले गया था। अब यहां पर हम देखते क्या है कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में बिस्मिल्लाह खां डैश बजाने का मौका मिला था। 23 बताना है क्या बजाने का? 23 से। और इन्हें मिला था किस? शहनाई। बार बार पूछता है। और बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब दिया गया? देखिए यहां पर भारत रत्न, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां को कब मिला था? 2001 ईस्वी में। कब मिला था? 2001 ईस्वी में। आइए यहां पर, किस योजना के तहत विद्यालय के बच्चों को बिहार घूमने का मौका मिल रहा है? तो मुख्यमंत्री दर्शन योजना। याद रखना है, मुख्यमंत्री दर्शन योजना। यहां पर क्या है? स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? गाजीपुर। गाजीपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। और वह दिन कौन था? महाशिवरात्रि। दिन कौन था? महाशिवरात्रि। अब बताना है, यहां तक के सफर में मेरे जवान क्या दिक्कत है? यहां के सफर में अगर जवान कोई दिक्कत है 23 बताएगा। 23 बताओ, 23 बताओ।